स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अलका गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजस्थान गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक, और आज मैं उन विचारकों में आपको लेकर आई हूँ कौटिल्य। कौटिल्य, जिसका नाम आपने मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में पढ़ा होगा हिस्ट्री में, या ऐसे ही कौटिल्य को आपने सामान्य तौर पर सुना होगा। जो राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट नहीं है वो भी कौटिल्य को जानते हैं। तो कौटिल्य एक ऐसे विचारक रहे हैं जो कि राजनीति में मील का पत्थर माने जाते हैं, और जो भारतीय राजनीति है उसको, जिसकी हम कहें कि पूरी जो नींव है भारतीय राजनीति की, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की नींव है, वो कौटिल्य के विचारों पर ही रखी गई है। यानी कौटिल्य हमारे सबसे प्राचीन विचारक तो नहीं हैं, राजनीतिक विचारक, लेकिन जो हम ये कहें कि एक यथार्थवादी विचारक कौन थे, या जैसे पश्चिम में अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है, इसी प्रकार से भारत में कौटिल्य को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो कौटिल्य जो हैं, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र ये कोई इकोनॉमिक्स की पुस्तक नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य जो हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में पहले आपको बता दूं। मौर्य साम्राज्य में जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनके गुरु कौटिल्य, जिनको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, और ऐसा माना जाता है कि इनकी जो बुद्धि थी वो थोड़ी कुटिल यानी थोड़ी चतुर किस्म के थे, इसलिए इनका नाम कौटिल्य पड़ गया। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसका रचना काल मौर्य साम्राज्य के समकक्ष ही माना जाता है, और इसलिए हम कौटिल्य को ईसा पूर्व 3री शताब्दी का विचारक मान सकते हैं, क्योंकि मौर्य साम्राज्य उस समय का था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, तो वो उस समय की थी, तो इनका जो समय है कौटिल्य का, वो भी हम इस रूप में मान सकते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले कौटिल्य का जो श्लोक मैं पढ़ रही हूँ, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है, अलब्ध लाभार्था, यानी कि जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना। लब्ध परिरक्षणी, जो प्राप्त कर लिया है उसको संरक्षित करना, यानी जो हमारे पास है, पहली चीज तो हमें वो प्राप्त करना है जो कि हमारे पास नहीं है। दूसरा, यदि हमने प्राप्त कर लिया है तो उसकी रक्षा करना। तीसरा है रक्षित विवर्धनी, यानी जो हमने रक्षित कर लिया है, जो हमारे पास है, उसको संवर्धन करना, उसको बढ़ाना। और वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनीचे, और जो हमने वृद्धि कर ली है, जो हमने बढ़ा लिया है, उसको हम प्रतिपादनी यानी प्रत्येक में समानता के आधार पर बांटे। यानी ये कौटिल्य ने अपने राज्य का लक्ष्य रखा है कि जो भी हमने प्राप्त नहीं किया है, पहले उसे हम प्राप्त करें, जो प्राप्त हो गया है उसे संरक्षित करें, जो संरक्षित हो गया है उसको संवर्धन करें, और समानता के आधार पर उसका वितरण करें। इस आधार पर कौटिल्य का जो पूरा अर्थशास्त्र है, जो मैं आपको पढ़ाना आज स्टार्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रथम भाग है। आप लगातार इसको देखते रहिए, आपको आगे के पार्ट इसके मिलेंगे। तो आज हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट, इसका पहला भाग पढ़ रहे हैं। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ईसा पूर्व 3री शताब्दी का ग्रंथ, चूंकि कौटिल्य को माना जाता है तो उनका ग्रंथ भी उसी समय का माना जाएगा। और ये जो ग्रंथ है, इसमें 15 अध्याय हैं, जिनको कि अधिकरण के नाम से जाना जाता है अध्यायों को। और मनुस्मृति के समान इसके जो अध्याय हैं वो ऐसा नहीं है कि वो समाज के बारे में या अन्य किसी बातों के बारे में है। इसके जो पूरे अध्याय हैं वो सारे के सारे अध्याय राजनीति से संबंधित है, यानी जो अर्थशास्त्र है वो पूरी तरह से राजनीति का ग्रंथ है। और जो अर्थशास्त्र है उसका यहाँ पर मतलब किसी इकोनॉमिक्स से ना होकर राज्य की भूमि और उसमें रहने वाले व्यक्ति, यानी राज्य के जो भूमि के पालन के उपाय हैं, उनका अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया गया है।
तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसका मुख्य विषय राजनीति है, शासन कला और कूटनीति जो है इसका संपूर्ण विश्लेषण अर्थशास्त्र में किया गया है। जो सेलेटोरे हैं एक विद्वान जो कि जिन्होंने कि इनका बहुत अध्ययन किया है विचारकों का, और वो ये मानते हैं कि जो प्राचीन भारत की जितनी भी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, कौटिल्य की विचारधारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे जो अन्य जो विचारक हुए हैं, इनके बाद वाले भी विचारक हुए हैं, इनके पहले वाले भी विचारक हुए हैं, तो उन्होंने यथार्थवादी चिंतन इस रूप में हमें प्रदान नहीं किया जितना कि कौटिल्य ने किया है। क्योंकि एक तो क्या है, देखिए कौटिल्य केवल चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु ही, मतलब ये उन्होंने गुरु तो थे ही, उन्होंने पुस्तक भी लिखी, यानी वो एक विचारक भी थे और वह सक्रिय राजनेता भी रहे हैं। तो सक्रिय राजनेता होने के नाते उनको ये पता था कि राजनीति में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और किस किस तरह से उनका निपटारा किया जा सकता है। यानी जो अर्थशास्त्र है वो किन्हीं सुनी सुनाई बातों पर या फिर रटी रटाई बातों पर या फिर मनगढ़ंत नहीं है, अपितु जो अर्थशास्त्र की रचना है वो वास्तव में राजनीति के सारे तथ्यों को लेकर के सक्रिय राजनीति को दृष्टिगत रखते हुए इसकी रचना की गई है। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण और जो कहें कि प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अब आते हैं हम राज्य की उत्पत्ति, यानी कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको मनु के राजनीतिक विचार बताए थे और मनु की राज्य की उत्पत्ति आपको विस्तार से बताई थी कि किस प्रकार से मनु ने राज्य की उत्पत्ति बताई है, यानी मनु ने राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत बताया है। अब यदि हम कौटिल्य को देखते हैं तो कौटिल्य दैवीय सिद्धांत का कहीं कहीं उल्लेख करते हैं, लेकिन मूलतः उन्होंने समझौता सिद्धांत, जो सामाजिक समझौता सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा सिद्धांत जिसको हम जानते हैं पाश्चात्य जगत में, वो इन्होंने दिया है सामाजिक समझौता सिद्धांत। और ये माना जाता है कौटिल्य के अनुसार कि पहले प्राकृतिक अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था यानी कि जो बलवान वर्ग थे, जो सबल वर्ग था, उसका मूलतः शासन था, और जो सबल वर्ग थे वो निर्बलों को हमेशा परेशान करते रहते थे। मत्स्य न्याय था, मत्स्य यानी मछली, मछली का न्याय कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को निगल जाती है। उसी प्रकार से जो बलवान व्यक्ति हैं, जो पैसे से सबल व्यक्ति हैं, जो शरीर से सबल व्यक्ति हैं, जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वो जो निर्बल व्यक्ति हैं उनको परेशान करते थे। समाज में अव्यवस्था व्याप्त थी। इस व्यवस्था से तंग आकर के ईश्वर के रूप में, मतलब लोगों ने ईश्वर के रूप में मनु को अपना राजा बनाया और मनु से ये कहा कि हम तुमको अपनी अन्न की उपज के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हम आपको कर प्रदान करेंगे, और बदले में आप क्या करेंगे, आप बदले में हमारे यहाँ पर सुख शांति स्थापित कीजिए और सभी को बराबर मिल सके, सभी अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, सभी अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कर सकें। इस प्रकार से आप हमारे ऊपर शासन कीजिए। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने अपनी जो भूमि थी उसका 6वां भाग, या भूमि के अनुसार वो भाग कम या ज्यादा भी हो सकता है, अपने व्यापार का 10वां भाग, या फिर जैसे कि सोना है या अन्य कोई व्यापार है तो उनका भाग कम या ज्यादा हो सकता है। इस रूप में राज्य को कर के रूप में देने का निश्चय किया। तो आपस में जो है एक समझौता था कि राजा लोगों की रक्षा करेगा, शांति और व्यवस्था बनाए रखेगा, और बदले में जो लोग हैं वो उसको कर प्रदान करेंगे। और इस रूप में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि ये लोग राजा को कर तब दें जबकि वह उनके क्षेत्र की समुचित व्यवस्था करे। तो यदि राजा इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेगा तो राज्य
इस रूप में जो सामाजिक समझौते का रूप है उसमें नहीं चल पाएगा। तो इस प्रकार से जो राज्य की उत्पत्ति है वह एक सामाजिक समझौते का परिणाम थी। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं कौटिल्य के, कि कौटिल्य ने राज्यों के जो प्रकार हैं, राज्यों की जो उस समय की जो स्थितियां थी मौर्य काल में, वो किस किस प्रकार से बताई हैं। स्टूडेंट्स, जो कौटिल्य का राज्य था वो तो राजतंत्र था, और राजतंत्र में क्या होता है कि एक जो राजा होता है वो सशक्त होता है, पूरा शासन उसके अधीन होता है, और सभी उसके अधीन एक अधीनस्थ कर्मचारी के रूप में, अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। और जो राजतंत्र है उसमें राज्य शक्ति शक्तिशाली वर्ग के हाथ में रहती है, और राजा यानी जो स्वामी है वो अपनी शक्ति की स्थापना के द्वारा पूरी तरह से अनुशासन बनाकर रखता है। लेकिन ये तो हुई कौटिल्य के राज की बात, यानी राजतंत्र की बात। अर्थशास्त्र में अन्य प्रकार के राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। जैसे वर्तमान में हम प्रजातंत्र देखते हैं या अन्य देखते हैं, तो उस समय भी इस प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है जो कि पूर्व भारत में इस प्रकार के अस्तित्व में थे, जैसे कि द्वैराज्य यानी दो राज्य हो गए। उसी में एक में दो राज्य बटे हुए हैं। वैराज्य यानी राज्य के बिना ही, राजा के बिना ही होता था, और हो सकता है कि वो एक प्रकार से प्रजातंत्र का रूप हो वैराज्य, क्योंकि उनकी बहुत स्पष्टीकरण हमें देखने में कहीं नहीं मिलता है। या फिर संघ राज्य, जैसे हम वर्तमान में संघात्मक शासन हमारे भारत में है या अमेरिका में है या अन्य देशों में हम देखते हैं, तो इसी का कुछ कुछ मिला जुला रूप संघ राज्य के रूप में हमें प्राचीन काल में कहीं कहीं पर दिखाई देता है। स्पष्टतया इसके लक्षण भी इतिहास में नहीं मिलते, लेकिन इनके कुछ नाम जो हैं वो हमें नजर आते हैं। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने राज्यों के कुछ प्रकार भी बताए हैं। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब करें। और आपके जो भी आपकी क्वेरीज हो, आपकी समस्याएं हो, आपको जो भी समझ में नहीं आता हो, आपको जो भी अच्छा लगता हो, उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू।